हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, जिसमें हम ग्रामीण शोध प्रणालियों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी SSC पैट 2022 को अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन दो बुक से तैयारी को कर सकते हो, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इनमें पहली बुक है चक्षु पब्लिकेशन की संपूर्ण गाइड, जिसमें यूपी SSC पैट का फुल सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट बुक आती है यूपी SSC का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, इन दोनों ही बुक को आप नज़दीकी मार्केट से परचेस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन इसे परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य कारक सही नहीं है। तो पहला है, किसी घटना के संबंध में विश्वसनीय तथा लाभप्रद जानकारी प्राप्त करना। तो बिल्कुल सही बात है, ये अनुसंधान में करते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करना। तो ये भी क्या है, इसके बारे में सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, गलत। तो इसमें क्या है, व्यक्ति निष्ठता पर बल देना। ये क्या है, इसके बारे में गलत। तो आपको गलत ही बताना है। तो व्यक्ति निष्ठता पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई जानकारी या लक्ष्य जानने के लिए किया गया कोई भी अध्ययन, चाहे अवलोकन से हो या अन्य किसी विधि से, निम्न में से किसे अनिवार्य रूप से शामिल करने पर ही यह अनुसंधान कहलाएगा। दोस्तों, अगर हम पूर्वग्रहों, सीमाओं, त्रुटियों या इनका अवलोकन करके इन्हें शामिल करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुसंधान। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इन सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं तभी क्या कहलाएगा, अनुसंधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास में अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला है, इससे आश्य अनुसंधान शोध विधियों के प्रयोग से है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, शोध द्वारा उपलब्ध सूचना का प्रयोग ग्रामीण विकास पेशेवरों द्वारा निर्णय निर्माण से पूर्व किया जा सकता है। तो ये दोनों क्या है, इसके बारे में सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण विकास अनुसंधान शोध विधियों का प्रयोग किन में किया जा सकता है। तो पहला है, एक सामुदायिक कार्यकर्ता ग्रामीण समुदाय में व्यक्तियों, दंपतियों, परिवार की वास्तविक या संभावित प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये बात सही है, अनुसंधान के अंतर्गत आ सकती है। नेक्स्ट, कार्यक्रम के उद्देश्यों को बदलने संबंधी निर्णय लेने से पहले एक सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के दृष्टिकोणों को जानना चाहता है। तो ये भी हम अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सामुदायिक कल्याण केंद्र का निदेशक जानना चाहता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूह में आय सृजन योजना प्रभावी रहेगी या नहीं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, किसी भी योजना को हम लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी रिसर्च करना होती है कि ये इस योजना को किस तरह से लागू कर सकते हैं, वहाँ पर क्या बेनिफिट है, वहाँ के लोग किस स्थिति क्या है, सारी चीज़ों को हम क्या कहलाते हैं, अनुसंधान कहलाते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होता है, तथ्यों को इकट्ठा करना। बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक विधि में यही करते हैं अनुसंधान करने के लिए। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण होना तथा व्यवस्थित करने का तरीका विकसित करना। तो दोनों ही क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान तत्व के बारे में सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक अनुसंधान तत्वों से प्रारंभ होकर सिद्धांतों की ओर बढ़ता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तथ्य तथा सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला है, सिद्धांत किसी तथ्य पर आधारित नहीं होता है और ना ही तथ्य सिद्धांत पर। बिल्कुल गलत बात। अगला है, तथ्य अपना महत्व सिद्धांत से नहीं प्राप्त करते। तो ये भी क्या है, इसके बारे में गलत है। और आपको बताना कौन सा है, सही है, सही कौन सा है। तो इनमें दोस्तों दोनों ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई सा नहीं है। ये दोनों क्या है, गलत है। तो आपको पता होना चाहिए, सिद्धांत किसी भी तथ्य पर आधारित होता है, ठीक उसी प्रकार तथ्य सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसे आप ध्यान रखें, तथ्य अपना महत्व सिद्धांत से प्राप्त करते हैं, जिसके केंद्र में तथ्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए आपको इसके कुछ आंसर ध्यान रखना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शोध के दौरान अनुसंधानकर्ता के समक्ष निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले है व्यक्तिगत सामान्यीकरण, ये भी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। तो ये दोनों समस्याएं जब शोधकर्ता किसी
किसी चीज़ की शोध करता है तो क्या होता है, ये दोनों समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत का उद्देश्य है? दोस्तों आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सिद्धांत का जो उद्देश्य है। तो पहला, ये एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध ज्ञान को सारांश तथा क्रमबद्ध करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ये देखी गई घटनाओं तथा संबंधों के लिए अंतिम स्पष्टीकरण उपलब्ध कराता है। ये भी सही है। अगला, ये घटना के घटित होने का अनुमान लगाता है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। आप इसे मैं PDF में देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान शोध की विशेषता है? तो सबसे पहली है विषय निष्ठता। तो अनुसंधान करते टाइम विषय निष्ठता होनी चाहिए, सुस्पष्टता होनी चाहिए, प्रमाणिकता भी होना चाहिए। जो आपने किसी भी चीज़ की खोज की तो प्रमाण होना चाहिए उसके। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला है व्यावहारिक अनुसंधान में समस्या के तत्काल विशिष्ट तथा व्यावहारिक समाधान की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सही है। अगला, मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक अनुप्रयोग की इच्छा तथा के साथ ज्ञान की सीमाओं को विस्तृत करना। तो इनमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें ये वाला करेक्ट नहीं होगा। मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक अनुप्रयोग की इच्छा के साथ ज्ञान सीमाओं को विस्तृत करना, तो ये नहीं है इसके बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना, मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक अनुप्रयोग की इच्छा के बिना, यानी इच्छा के बिना होता है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास में अनुसंधान के क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ग्रामीण विकास में अनुसंधान के क्षेत्र इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है समुदाय के रूप में गांव। सही बात है, ये भी हो सकता है। किसान आंदोलन भी हो सकता है, सहकारिता आंदोलन भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ग्रामीण विकास के अनुसंधान शोध के क्षेत्र मुख्यतः को बहुत सारे वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे गांव, वर्ग, जातियों, व्यावसायिक प्रतिमान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार के उपाय। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं ग्रामीण अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध के क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, इसके द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों प्रभाव को जानने का प्रयास किया जाता है। सही बात है, अनुसंधान से हम यही करते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जरूरतों तथा संसाधनों की पहचान, कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों का अनुसंधान किए जाते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध के विषय हैं? शोध के विषय आपको बताना इनमें से कौन से हो सकते हैं। तो पहला है ग्रामीण समुदाय के विकास आवश्यकताओं का पता लगाना तथा इनका मूल्यांकन करना। ये भी इसके बारे में सही है। नेक्स्ट है प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा सेवाओं की विधियों तकनीकों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। ये भी इसके बारे में सही है। अगला है ग्रामीण विकास की विधियों का अध्ययन करना। तो ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध के ये विषय हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध पद्धतियों के अंतर्गत अनुसंधान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो पहला, इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। सही बात है। अनुसंधान हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से हम जहाँ से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं वहाँ से हम स्टार्ट दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि उसे हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? चक्रीय होती है। तो ये भी इसके बारे में सही है। आपको क्या बताना है? गलत बताना है। इसकी 6 अवस्थाएं वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी इसके बारे में सही है। इसकी एक अन्य विशेषता स्वतः सुधार है, यानी कि अगर कोई भी इसके अंदर कोई कमी लगती है तो आप स्वतः सुधार कर सकते हैं। तो ये भी इसके बारे में सही है। लेकिन इसका पहला चरण परिकल्पना की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो ये इसके बारे में क्या है? गलत है। दोस्तों ये इसका दूसरा चरण है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको।
तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला, समस्या का चयन एवं प्रतिपादन। समस्या का चयन एवं प्रतिपादन किस में किया जाता है? तो सबसे पहले चरण में हम क्या करते हैं, समस्या, जो भी समस्या होती है उसका हम चयन और प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान डिज़ाइन को बनाना। अनुसंधान डिज़ाइन को बनाना हम किस में करते हैं? तीसरे में, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना। आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना हम किस में करते हैं? तो ये हम करते हैं दोस्तों चरण 5 में। और चरण 6 में, यानी सामान्यीकरण किस में करते हैं? सामान्यीकरण किस में करते हैं? चरण 6 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया की स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इनमें से अनुसंधान प्रक्रिया की स्थिति में कौन सा सही है। तो पहली स्थिति हो सकती है कि आंकड़े परिकल्पना के बिल्कुल अनुरूप नहीं है या आंशिक समर्थन करते हैं, तो ये भी हो सकता है, सही है। दूसरी स्थिति में चाहे शोध सफल हो तो भी सलाह दी जाती है कि अध्ययन को दोहराया जाए। दोस्तों किसी भी चीज़ का आप शोध कर रहे हैं या किसी चीज़ की मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके निष्कर्ष निकालने हैं, फिर भी आपको एक बार क्या करना होता है, उसमें दोहराना होता है कि आपने जो भी आपने परिणाम निकाले हैं कितने करेक्ट हैं कितने अनकरेक्ट। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान शोध प्रक्रिया में स्वतः सुधार की आवश्यकता निम्न में से किस स्थिति में पड़ती है? तो किस स्थिति में पड़ती है? जब आंकड़े परिकल्पना के बिल्कुल समर्थन नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने आंकड़े निकाले हैं और तो बिल्कुल वो परिकल्पना के विपरीत निकले हैं, तो इस चीज़ का क्या करेंगे, आप दोबारा स्वतः सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगला, जब आंकड़े परिकल्पना का आंशिक समर्थन करने, यानी कि पूरी तरीके से आपके फिट नहीं बैठते हैं, आंशिक रूप से सही बैठते हैं, तो भी आप क्या करेंगे, इसका स्वतः सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान शोध समस्या की रचना के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कभी भी फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है या है पूछना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जल्दबाजी में इसी वजह से गलत हो जाएँ कि आपसे नहीं पूछा है या है पूछा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन की गई समस्या पूरी तरह से परिचित होने के लिए उपलब्ध साहित्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल ये गलत बात है, आपको इसके लिए पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान शोध समस्या की रचना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स आपसे पूछा इस बार कि कौन सा सही है। तो पहला है, उत्तर दिए जाने वाले सभी प्रश्नों तथा उप प्रश्नों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, समस्या के विवरण में ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या निर्धारित या हल किया जाना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला है, अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रस्तावित समस्या का अपनी क्षमता और व्यावसायिक अनुभव, आंकड़े उपलब्ध होने के संभावित कठिनाइयों, वित्तीय क्षेत्रीय बाधाओं तथा समय सीमा के संदर्भ में मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये भी इसके बारे में क्या है, सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से परिकल्पना की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आपको पहला इसमें दे रखा है, भावी या अतीत के अज्ञात आंकड़ों का पूर्वानुमान संभावने वाली ना हो। तो ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स इसमें तीन ही ऑप्शन दिए, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन रह गया है। तो आपको ध्यान रखना है, परिकल्पना को किसी समय की प्रस्तावित समाधान के रूप में, अस्थायी प्रस्ताव या किसी घटना की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22, परिकल्पना के रूपों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? प्रश्नावली वाली परिकल्पना में अपेक्षित निष्कर्ष का वर्णन करने के स्थान पर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परिणाम होगा। तो ये इसके बारे में बिल्कुल सही है। बाकी जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो सब इसके बारे में गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता अपना व्यावसायिक अनुभव ही अनुसंधान समस्या की पहचान करने का अपेक्षाकृत अच्छा स्रोत होता है, सही है। नेक्स्ट उसका कारण दे रखा है, ये किए जाने वाले अनुसंधान की संबंधित तथा व्यावहारिकता के बारे में उसे सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये इसके बारे में क्या है, कारण, कथन का कारण सही दिया गया है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान प्रतिमान डिज़ाइन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है?
तो आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला है अनुसंधान प्रतिमान तैयार करने का अर्थ है कि अनुसंधानकर्ता को संकलनात्मक ढांचे का वर्णन करना होगा जिसमें अनुसंधान किया जाएगा। ये इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसी विशेष अनुसंधान समस्या के लिए उपयुक्त अनुसंधान प्रतिमान का चयन प्रायः उसके उद्देश्यों, परिकल्पना, नमूने, एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों के प्रकार, अनुसंधान के लिए उपलब्ध समय तथा इसके कार्य के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। तो दोनों इसके बारे में सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है चरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों चरों के बारे में ये दिया गया है। तो पहला है स्वतंत्र, आश्रित तथा मध्यचर प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान आंकड़ों से संबंधित हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। चरों के चयन में महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्र चरों की रचना करना। तो ए और बी दोनों ही इसमें क्या है, चरों के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं नमूने का चयन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है नमूने के चयन करने में कौन सा सही है। तो नमूने का आकार, नमूना चयन करने की तकनीक तथा नमूने का प्रकार नमूने चयन में महत्वपूर्ण विषय, सही बात है। अगला नमूने का आकार अनुसंधान परियोजना के उद्देश्यों की प्रकृति और स्वरूप पर निर्भर करता है। तो ये भी इसके बारे में क्या है, सही है। अगला है जब संभावना के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तथा केवल अपने अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करते दिखाई देने वाली विषयों के नमूनों का चयन करते हैं तो ये नमूना गैर संभावित नमूना कहलाता है। ये भी इसके बारे में क्या है, सही है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली आंकड़े एकत्र करने की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधिकतर शोधकर्ता आंकड़ों के कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये इसके बारे में क्या है, गलत है। दोस्तों जो शोधकर्ता तो होते हैं केवल एक स्रोत का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुसंधान रिपोर्ट प्रारूप के कितने भाग होते हैं। दोस्तों अनुसंधान प्रारूप की रिपोर्ट के कितने भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान रखेंगे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण विकास में शोध प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो ग्राम विकास में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विषयों के संबंधित मामलों में सूचना एकीकृत करने के लिए अनुभवजन्य पद्धतियों पर निर्भर है। तो ये इसके बारे में क्या है, सही है। अगला है विवेचनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता उन विचारों को त्याग करना पड़ता है जो सच्चाई के निकट ना हो। तो ये भी इसके बारे में क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है उसे कहा जाता है। दोस्तों उस प्रपत्र को हम क्या कहते हैं, आप इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें, उसे हम कहते हैं शोध प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है ना कि किसी विशेष अध्ययन से। ये कथन निम्न में से किसने कहा था। दोस्तों ये कथन किसका है आपको बताना, ये कहा था स्टुअर्ट चेज ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण समाज के लोगों को किन आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ का, सूखे का, पाले का, ये तीनों ही समस्या ग्रामीण आपदा होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है। तो कृषि के अतिरिक्त गाँवों में क्या होता है, पशुपालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नगर नागरीकरण की प्रारंभिक अवस्था दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, विजातीय रूपांतरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, विजातीय रूपांतरण। विजातीय रूपांतरण क्या होता है, मान लो कोई नगर है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बस वही क्या कहलाता है, विजातीय रूपांतरण। क्योंकि सबकी संस्कृति रहन सहन सबका अलग अलग होता है, इसी को क्या कहते हैं, विजातीय रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं। तो वृद्धाकार होता है, ये भी सही बात है, लेकिन समाज सेवी संस्थाओं को अधिकता, संपत्ति का संकेंद्रण, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अधिकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं घटनाक्रिय विज्ञान के दार्शनिक आधार पर विकास किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो ये वैज्ञानिक हैं एडमंड हसर्लर।
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एडमंड हसर्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि सामाजिक स्थितियाँ मौखिक व्यवहार तथा एक बड़ा व्यक्ति कर सकता है, इसके ठोस निर्धारक कारक हैं। दोस्तों ये कथन किसने कहा था? आप इन वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखें, ये कहा था लेबोव ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि व्यक्तित्व एक मनोविज्ञान परिघटना है जो ना जैविक और ना ही सामाजिक अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है? दोस्तों ये किसने कहा था? आप इनके वैज्ञानिक का भी नाम ध्यान रखें, डेविस ने कहा था ये बात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का परिणाम नहीं क्या कहा जा सकता? बच्चों का पालन पोषण की समस्या, ये सही बात है। स्त्रियों की समस्या, ये भी सही बात है। व्यक्तिगत विघटन, ये भी सही है। लेकिन युद्ध, इसका क्या है? पारिवारिक विघटन का परिणाम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में कहाँ आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण समुदाय में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचना शब्द किसका बोध होता है? बाह्य स्वरूप का, आंतरिक स्वरूप, दोनों का ही बोध होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो सोशल चेंज पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, ऑग बर्न। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सार्वजनिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? यानी कि सबसे तुच्छ स्थिति में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विधवा स्त्री को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? समान निवास, समान रसोईघर, समान दंपति, व्यक्तिवादिता की भावना संयुक्त परिवार में आपको देखने को नहीं मिलती। ये क्या होती है? इसकी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। दोस्तों सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है सामाजिक घटनाक्रम से, मानव व्यवहार से, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष से। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति होती है, नए तत्वों की खोज होती है, परमाणु का विश्लेषण होता है, लेकिन सांख्यिकी विश्लेषण की कमी नहीं होती है। ये क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें विशेषता नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है? तो ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष। तो इनमें कौन शामिल नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है भूमि वितरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक शोध विधि का व्यावहारिक उद्देश्य कौन सा है? दोस्तों सामाजिक विधि का व्यावहारिक उद्देश्य क्या होता है? समस्या का समाधान करना, सामाजिक नियंत्रण करना, सामाजिक विघटन का निराकरण करना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? तो इनमें से आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? तो पहला है निर्देशन चयन की समस्या, ये समस्या नहीं है। आपसे पूछा गया बाकी समस्या निर्देशन चयन की समस्या होती है। वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, सही माप का भी अभाव होता है, लेकिन सामाजिक विघटन का निराकरण नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये एक उद्देश्य होता है सामाजिक शोध विधि का, ना कि समस्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं? तो इनमें से कौन से सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य होते हैं आपको बताना है। तो सामाजिक घटना का वर्णन करना, कार्यकारण का संबंध की खोज करना, रचनात्मक कार्य करना। ये क्या होते हैं? तीनों ही सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। तो वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत परिदृश्य, गुणात्मक सूचनाएं, समस्याओं का चुनाव क्या है? इसमें प्रमुख गुण नहीं है। तो बल्कि ये क्या होता है? एक सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का एक चरण होता है जिससे स्टार्ट की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं। तो अवास्तविक सूचनाएं होती हैं, निर्देशन में त्रुटि हो सकती है, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन का असंभव होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सब क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है, तो किससे पाया जाता है? भूतकाल के शोध से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दोस्तों ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन के क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो संस्थाओं के कार्य को शामिल किया जाता है, संवैधानिक विचारों व्यवस्था का विकास को शामिल किया जाता है, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होती? चिंतन पर, परीक्षण पर, तार्किकता पर, प्रयोग पर। चिंतन पर आधारित नहीं होती, बल्कि प्रयोग और परीक्षण तार्किकता के आधार पर हम शोध कार्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक पद्धति की इसमें विशेषता कौन सी नहीं है? सत्यापनशीलता होती है, तार्किकता भी होती है, निश्चितता भी होती है, लेकिन भावनात्मकता नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो चरण होते हैं उनमें कौन शामिल नहीं होता? पहला, समस्या को चुनाव किया जाता है, सही है। चरों का चयन भी करना होता है, सामग्री संकलित करना भी होता है, लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना ये क्या नहीं होता है? वैज्ञानिक पद्धति में शोध कार्य का चरण नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चरण नहीं बल्कि एक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? रीति रिवाजों का, सामाजिक परिवर्तन का, विशिष्ट सामाजिक घटना का। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्देशन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं? इनमें से आपको बताना है कौन सी निर्देशन पद्धति की विशेषताएं। तो प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिससे समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, कहलाता है। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? तो इसके बारे में फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं निर्देशन पद्धति। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। शोध करने के लिए हम कुछ इकाइयों का ही चयन करते हैं, उसी के आधार पर हम अपना रिजल्ट देते हैं। किसमें? निर्देशन पद्धति में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्देशन शोध पद्धति का गुण नहीं है? समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, प्रशासनिक सुविधा होती है, लेकिन विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ये क्या है? इसका गुण नहीं है, बल्कि क्या है एक, तो आप ध्यान रखेंगे ये एक आपको चरण हो सकता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है? तो आपसे इसमें पूछा गया अनुसूची की विशेषता कौन सी नहीं है? सीमित आकार होता है, प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ता है, और क्रॉस प्रश्नों की व्याख्या भी करना होती है, लेकिन आंकड़ों का संकलन ये इसकी विशेषता नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बल्कि ये क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? दोस्तों अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें। शास्त्रीय विधि से हम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें शोध करने के लिए अवलोकन यानी कि हम किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं, सीमाएं या दोष कौन से हैं? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। तो विश्वसनीयता की अभाव होता है, तो इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, सही बात है। सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग भी कठिन होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सब क्या होते हैं? अवलोकन पद्धति की समस्याएं या सीमाएं या दोष कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो उपकल्पना का निर्माण होता है, प्राथमिक तत्वों का संकलन भी होता है, पुनरीक्षण भी होता है, लेकिन लचीलापन नहीं होता है। ये क्या है? इसके बारे में ये साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है। ये क्या होता है? एक साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये उद्देश्य होता है, ना कि गुण।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं। तो पहला है खर्चीली विधि, एकरूपता में कमी, मौखिक उत्तर पर विश्वास, यानी कि इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किया जाता है, तो अगर वो जो जैसा भी उत्तर देते हैं उसे आपको मानना होता है, तो आपको विश्वास करना पड़ता है। अगर वो गलत भी उत्तर देंगे तो आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं मौखिक उत्तर पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही क्या हैं, साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ये संरचित प्रश्नावली के रूप में कोई भी प्रश्नावली नहीं होती, प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली भी होती है, मिश्रित प्रश्नावली भी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रश्नावली विविधि का गुण नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा गुण नहीं है आपको बताना है। तो अपूर्ण सूचना, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। सरल प्रविधि होती है, कम खर्चीली होती है, सूचना की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, तो ये सब क्या इसके गुण हैं। अपूर्ण सूचना नहीं है, बल्कि इसका ये क्या एक दोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या दोष हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से प्रश्नावली के अवगुण या दोष हैं। प्रत्युत्तर की समस्या होती है, अस्पष्ट लेख होता है, सूचनाओं की अविश्वसनीयता होती है, तो ये तीनों ही क्या इसके बारे में करेक्ट है, यानी कि प्रश्नावली के अवगुण या दोष हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1926 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक श्रेणी की को एक श्रेणी से क्रम व्यवस्थित किए जाते हैं, एक श्रेणी के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं इसमें हम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। तो इसमें दोस्तों पहला को दिया गया ऑप्शन गुणात्मक तत्वों का मात्रात्मक स्वरूप देना, सही बात है। गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप देना, ये भी सही है। संप्रेषण को प्रश्नावली साधनों का विकास करना, ये भी क्या इसके बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें कौन शामिल होता है। तो तथ्यों का विश्लेषण होता है, सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक विश्लेषण भी होता है, तो तीनों ही क्या है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक सामाजिक इकाई चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है। दोस्तों वो क्या कहलाती है आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं वैयक्तिक अध्ययन। तो जब किसी व्यक्ति संस्था अथवा समूह जीवन का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी अन्वेषण विवेचन वाली पद्धति को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक अध्ययन। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है। तो गहन अध्ययन किया जाता है, सामग्री की संपूर्णता होती है, मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पक्षपात की संभावना नहीं होती, ये इसका गुण नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका गुण नहीं है, बल्कि क्या होती है इसका एक दोष है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है। तो पहला है तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है, पूर्व अनुमान में सहायक होता है, नियोजन के क्षेत्र में सहायक होता है, तो तीनों ही इस ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे इसमें करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सांख्यिकी की विशेषता को संदर्भित नहीं करता। तत्वों का समीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। तत्वों की संख्यात्मक प्रस्तुतीकरण भी की जाती है, आंकड़ों को विशुद्ध रूप में किया जाता है, लेकिन ये क्या है व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी होती है, ये क्या है इसका संदर्भित नहीं करता, ये इसका क्या होता है दोष होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां पाई जाती हैं। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी कमियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, ये भी इसकी क्या है कमी है। दुरुपयोग होना, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्या हैं इसकी कमियाँ हैं या दोष हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभववाद के बारे में कौन सा सही है। दोस्तों अनुभववाद के बारे में इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है।
दोस्तों इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये एक ऐसी प्रणाली है जो सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त करती है तथा अनुभव एवं प्रयोगों पर ही आधारित होती है। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अनुभवजन्य शोध अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये एक ठोस वैयक्तिक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, ये इसके बारे में सही नहीं है। बाकी ए बी सी ए बी डी ये तीनों क्या है इसके बारे में सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कथन किसका है? तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करना होती है। दोस्तों आपको बताना है ये कथन किसका है। तो ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? ये कहा था दोस्तों गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है? दोस्तों इनमें से अनुसूची का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जातीय अनुसूची इसका प्रकार, अनुसूची का प्रकार नहीं है। प्रलेख अनुसूची होती है, मूल्यांकन अनुसूची होती है, साक्षात्कार अनुसूची भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रमुख नहीं है? तो इनमें से कौन मतलब प्रमुख इसमें होना चाहिए दोस्तों, अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है। तो सीमित क्षेत्र का अध्ययन ये इसका गुण नहीं है। बाकी वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन शक्ति का विकास, अनावश्यक सूचनाओं से विकास, तो ये क्या है इसके गुण नहीं है। ये तीनों गुण हैं, बाकी ये सीमित क्षेत्र का अध्ययन क्या है? दोष है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं? तो इनमें से कौन सी विशेषताएं? प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है। विश्वसनीय इस सूचना का स्रोत होता है, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये तीनों क्या है इसके बारे में सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है? दोस्तों इनमें से जो अवलोकन का प्रमुख प्रकार कौन सा नहीं है? उपकल्पना निर्माण करना। बाकी सहभागी अवलोकन, क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन, ये सब क्या अवलोकन के प्रमुख प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। उपकल्पना निर्माण करना ये अवलोकन का यानी कि ऑब्जर्वेशन का प्रकार नहीं है। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 5। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। आप लोगों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द तबीयत ठीक होती है, जल्द से जल्द आपको मास्टर वीडियो के द्वारा ये कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम जल्दी है, मुझे फिक्र नहीं है, आपका एग्ज़ाम से पहले ही ये पूरी बुक ख़त्म कर दी जाएगी। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हो सकता है आवाज़ मेरी आपको बैठी हुई लगी हो, तो कॉर्पोरेट किया होगा आपने। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।